नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के दावोस की उस ऐतिहासिक भाषण और घटनाक्रम इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये 48वीं बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो काफी महत्वपूर्ण होती है और 20 साल बाद हमारे को प्रधानमंत्री इसमें शरीक होने पहुंचे हैं। तो क्या खास रहा नरेंद्र मोदी जी के भाषण का? यूं कहे तो उनका 2018 का ये पहला विदेश दौरा भी है और एक बड़ी ही जो फोरम है इकोनॉमिक फोरम, उसमें उन्हें बोलने का अवसर मिला। क्या खास रहा, उनके स्पीच को किस तरह से देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवचरण साहू साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, नगेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं और अजय अग्रवाल जी व्यापार प्रकोष्ठ से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का स्वागत है। एक बार आपको मजमून दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जहां हर तरफ खूबसूरत वादियां दिखाई देती हैं। इसी देश का एक शहर दावोस जो कि विश्व में एक अलग पहचान रखता है। दावोस में आयोजित किए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया। 2 दशक बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपना संबोधन दिया। 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। मोदी ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत निवेश का स्वागत करता है और व्यापार के लिए एक बेहतर देश है। उन्होंने साफ किया कि भारत अब लाल फीताशाही का देश नहीं बल्कि लाल कालीन का देश है जहां विश्व के व्यापार जगत का स्वागत है। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में पीएम से पूछा कि भारत की इकोनॉमी की 73% हिस्सा 1% लोगों के पास क्यों है। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपने भाषण में जिक्र किया, लेकिन एक बात अहम रही, भारत में निवेश के लायक माहौल की बात। पीएम मोदी ने ये साफ संकेत दिए कि भारत में निवेश को बढ़ोतरी मिले, लेकिन जो परिकल्पना मोदी ने अपने भाषण में भारत की दिखाई कि एक ऐसा देश जहां व्यापार करना बहुत आसान है, क्या वाकई जमीनी हकीकत ऐसी है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या लाल फीताशाही अब पुराने दिनों की बात हो चुकी है या केवल ये एक मुगालता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। चलिए, आपने देखा मजमून क्या था पूरे एजेंडे का। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि बिजनेस मीन्स इंडिया और इंडिया मीन्स बिजनेस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माहौल को लेकर के क्या वास्तव में इन्वेस्टर्स जो ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण 2 चीज सामने और वहां सारी बिजनेस की संभावनाएं आपको तलाशनी है। और ये बात सही है कि जब भी कोई इकोनॉमी फोरम होती है किसी प्लेटफॉर्म पे हो, हिंदुस्तान के बिना वो अधूरी रहती हैं। चाहे देश के हमारे चुने हुए सुप्रीमो जाएं या फिर कोई ना कोई प्रतिनिधि उसमें जरूर होता है। बलजीत सिंह जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि 1991 में जब हमारे पूरे दुनिया में ही ग्लोबलाइजेशन को हमने स्वीकार किया, तो उसके बाद से स्थितियां बनी कि हम उदारीकरण की ओर और ग्लोबलाइजेशन 2 चीजें हैं इसमें, और इसी के बीच आपको संभावनाएं तलाशनी है। भारत का जो एजेंडा है, दावोस में जिस तरह से मोदी साहब ने कहा है कि बिजनेस मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स बिजनेस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो इकोनॉमिक फोरम के होते हैं, उसमें भारत की उपस्थिति अक्सर देखी जाती है और उसके बिना ये प्लेटफॉर्म अधूरा भी दिखता है। वास्तव में हम कुछ इसके आसपास पहुंच पा रहे हैं, इस तरह के जो फोरम है उसका हम बेनिफिट उठा पा रहे हैं, या निवेशक की तरफ हम इस तरह से आंख गड़ाए रहते हैं कि वो आते हैं तभी हमारा सारे सपने पूरे हो सकते हैं?
जहाँ तक भारत का लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब इंडिया क्राइसिस सिचुएशन में था तो उस टाइम ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिया को अपना मॉडल ऑफ ग्रोथ है उसको रिविजिट करना पड़ा और अपनी इकोनॉमी का जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करा, बिकॉज एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज ग्लोबलाइजिंग एंड इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन इन आइसोलेशन। तो वो एक क्राइसिस सिचुएशन में हमने उदारीकरण की बात करी। उस वक्त हम उस तरह नेगोशिएट नहीं कर पाए जो हमने बाद में करा। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होती है, भारत उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो मेन मुद्दा था वो था कि फ्री ट्रेड कैसे हो, टू प्रमोट फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड जो था डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में इंटरेस्ट में था। अब डेवलपिंग कंट्री जो इशू लेके आए, जैसे आप फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीट होती है 1995 जब WTO बनता है, तो उसमें इंडिया अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग कंट्री रेज द इशू ऑफ फेयर ट्रेड, कि हमें फ्री ट्रेड जो है और डेवलप कंट्री के इंटरेस्ट को वॉच करता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है शैलो है, हमारे पास इतना ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट नहीं है जो हम दूसरे बाहरली आउटसाइड वर्ल्ड को सेल कर पाए और हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। हमारा इश्यू था कि फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड दे शुड बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर, कि फेयर ट्रेड में हमारा इंटरेस्ट सर्व होता था। सो इंडिया कंसिस्टेंटली उस पोजीशन पे निगोशिएट करता रहा WTO पे। अभी भी इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी को लेके WTO के निगोशिएशन में पोजीशन बनी हुई है कि फ्री ट्रेड इज ऑल राइट बट वी वांट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एट होम। तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन इंडिया को चाहिए, जो इंडिया अभी उनको एक गेस्टेशन पीरियड लेना चाहता था, पहले 2017 तक एग्री हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हम एक परमानेंट अरेंजमेंट चाहते हैं कि हमारी जो सबस्टेंटिव पॉपुलेशन है इन इंडिया में, उसको हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राही फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो वो जो WTO के स्टैंडर्ड है जैसे वो फिक्स करना चाह रहा है डेवलप वर्ल्ड, वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें फिट नहीं होते। तो दावोस की स्पीच की बात करें मोदी साहब की, जो दावोस में स्पीच है कि इंडिया मीन्स बिजनेस एंड बिजनेस मीन्स इंडिया, उसमें हमें बहुत सारा, क्योंकि अपने घर में जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो हमारे जो बॉटलनेक्स है, जब हम इकोनॉमी के ग्रोथ की जब मॉडल की बात करते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जो फॉरेन कंपनीज है, जहाँ जो फॉरेन बिजनेसमैन है, वो तभी आएगा जब हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आई थिंक हम कर तो रहे उस डायरेक्शन में, वी आर मूविंग, बट स्टिल आई थिंक दैट मे नॉट बी गोइंग टू हेल्प इन ए ग्रेट डील। जी चलिए, मैं एक बार अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे ये माना जा सकता है कि MSME सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई विदेशी निवेश नहीं है। हमारे यहाँ व्यापार का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोदी साहब के जो अल्फाज हैं, ये निवेश की बात सही है कि एक निवेशक को आपको, यानी कि सीधा व्यापारी होता है, उसे आपको भरोसा दिलाना होगा, और भरोसे के प्लेटफॉर्म को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारे यहाँ भरोसे का मतलब यह है कि आप पे जो निवेशक आ रहा है या फिर यहाँ का कोई व्यापारी है, उसके लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का जो हमारा डर रहा है उसको लेकर के, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। आपसे मैं जानना चाहूंगा हमारा जो डोमेस्टिक व्यापारी है वो और इन्वेस्टर दोनों के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म है? देखिए योगेंद्र जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया मीन्स बिजनेस। इंडिया मीन्स बिजनेस हुआ करता था। आज की जो कंडीशन है, अगर बिजनेस की अगर देखा जाए, अगर आप कहें कि ग्लोबल होने से बड़े इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है बाहर के लोगों को आने के लिए, वो लोगों के हिसाब से हो सकता है कि बहुत अच्छा बिजनेस मीन्स इंडिया वाला काम हो रहा है। बट अगर आप हम लोकल लेवल पे देखें, राजस्थान लेवल पे देखें, या हम लोग एक क्योंकि मीडियम स्मॉल व्यापार लेवल पे देखें, तो आज की कंडीशन जो अभी पिछले कुछ समय से चल रही है, व्यापारों की काफी दयनीय चल रही है। उस हिसाब से बिजनेस यहाँ पे काफी पहले की तुलना के अंदर अगर अपन कहें तो कहीं ना कहीं सफर हुआ है। और जो अभी पोजीशंस दी जा रही है या कहीं पे भी दिखाई जा रही है, उस पोजीशन में कहीं पे भी नहीं लगता कि हमारे को इस बिजनेस को हम लोग बहुत अच्छा तरीके से आगे ले जा सकते हैं। जब तक नीचे के लेवल का बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो ऊपर के लेवल के लिए बिजनेस के लिए कहां से अच्छा हो सकता है।
जहां हमारी बात करते थे रोजगार की, स्वरोजगार जो हमारा करता था कि हम छोटे बिजनेसेस जो हमारे हर जगह चलते थे, वो स्वरोजगार आज की तारीख में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और सारा मार्केट बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित होता जा रहा है। मीडियम, स्मॉल, मीडियम ये वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो आज स्थिति अभी सर्वाइव करना बहुत भारी हो चुका है। अब हम जो कह सकते हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी कंडीशन है वो बहुत अच्छी दिखती हुई लग रही है, बट अगर हम धरातल पे देखें तो ऐसी स्थिति नहीं है। व्यापारों में काफी हद तक गिरावट आ चुकी है। चलिए, उसे मेंटेन करने की एक आवश्यकता है, आपको ये लगता है? बिल्कुल, इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। हमारे को अगर बाहर के इन्वेस्टर्स को तो लाना है, पर हमारे जो यहाँ पे जो बिजनेस है हमारे को उसको संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं और वही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वो देश के अंदर भी करेगा। छोटे बिजनेस आगे बड़े बिजनेस को प्रभावित करते हैं और बड़े बिजनेस इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं। जब तक ये माहौल अपने को यहाँ नहीं मिलेगा कि यहाँ का बिजनेस का एक माहौल सुगम है, जब तक हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आएंगे तो सही, पर उनको जो माहौल मिलना चाहिए उतना माहौल नहीं मिल पाएगा, उतना धरातल के ऊपर वो सारे बिजनेसेस नहीं आ पाएंगे। चले नगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस स्पीच के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा कि 1% हमारे इकोनॉमी है, वो माफ करेगा, हाँ 1% लोगों के पास में 73% लोगों की इकोनॉमी है। और ये एक सवाल खड़ा किया था कि मिस्टर मोदी ये भी देखना चाहिए। ये आपको क्या लगता है? देखिए, हालांकि दावोस के स्पीच को राहुल गांधी ने कोट किया, इस वजह से मेरा सवाल खड़ा हुआ है। अचानक हमारे यहाँ 4 साल में इतनी इकोनॉमी का जो अनबैलेंस पोजीशन है वो तो बनी नहीं है, वर्षों से होगी। ऐसा नहीं है कि आज जिन लोगों के पास में पैसा है 3 साल में वो इतना पैसा बटोर लिया हो उन्होंने। देखिए, जिस आप जो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल में उनके दावोस में जो स्पीच हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद उन्होंने इस बात को इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात को रखा है कि जो मैनेजमेंट सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उससे हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ लोगों तक ही सीमित होती जा रही है, धन संपदा कुछ लोगों तक सीमित होती जा रही है, एक इम्बैलेंस हमारे यहाँ पे बनता जा रहा है लगातार। और जिस तरह की उन्होंने बात की कि लाल फीताशाही जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी है, लाल कारपेट हमने बिछा दिया है, तो आप ये देखिए उनकी बातों में विरोधाभास है। जिस तरीके से ये जो उन्होंने कहा है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट है, उसमें साफ कहा गया है कि 2018 के अंदर 1% लोगों के पास में भारत की 73% धन संपदा उनके कब्जे में, जो कि 2014 में 10% लोगों के पास 53% जो है धन संपदा थी। तो पिछले 4 सालों में देखिए कितना अंतर आ चुका है। तो लगातार जो इम्बैलेंस है, जो इनकी कार्य क्षमता जो है या कार्य प्रणाली है, वो उसमें इतनी कमियां हैं जिसके कारण ये इम्बैलेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और पूंजी जो है कुछ लोगों तक सीमित होती जा रही है। रही बात लाल फीताशाही की, तो हम ये कह रहे हैं, आप एक वर्ल्ड फोरम पे जाके कहते हैं कि लाल फीताशाही हमने खत्म कर दी है, लेकिन अगर हम देश में देखें, जैसा कि अभी अरुण जी ने भी कही कि लाल फीताशाही का प्रभाव तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो छोटे उद्यमी हैं, जो नया अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो पहले से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं जीएसटी का आपके सामने दे सकता हूं कि ये सरकार जो जीएसटी का विरोध करती थी, उन्होंने जिस मनमाने तरीके से जीएसटी को लागू किया, और आज जीएसटी लागू होने के बाद 25 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार को भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम किस तरीके से इसको लागू करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में नौकरशाही हावी हो जाती है, लाल फीताशाही हावी हो जाती है और वो लोग जो है मनमाने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे बीच में बन रही है। रोजगार लगातार खत्म हो रहे हैं। जिन लोगों के पास रोजगार था, उनका रोजगार उनसे छिन गया। नए रोजगार जो है उत्पन्न हम कर नहीं पाए हैं। अभी खुद मुख्य प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू में उन्होंने पकोड़े बेचने की बात जो उसको रोजगार से जोड़ा, तो पूरे देश के अंदर आज एक मजाक उस चीज का बन रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, ये कहा जा रहा है। आपने उस वर्ल्ड फोरम पे आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में आप इन्वेस्ट कीजिए। आप ये देखिए उनके दावोस जाने से एक दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, एनवायरमेंटल जो इंडेक्स है उसमें 180 देशों में भारत पहले 147वें स्थान पे था जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर, वो 147 से 177वें स्थान पे खिसक गया। तो ये सारी स्थितियां आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक एनवायरमेंट तैयार कर रहे हैं इस तरह का, पॉल्यूशन को लेकर हो चाहे शांति व्यवस्था को लेकर। देखिए किस तरह का माहौल देश में बना हुआ है आज की तारीख में। इवन हमारी सीमाओं के ऊपर लगातार जो है डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात को संकेत करती है और इसीलिए राहुल गांधी जी का ट्वीट जो है वो ये कह रहा है कि आप जो वहां कह रहे हैं, लेकिन देश में स्थिति उससे अलग है। चलिए साहू साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अजय अग्रवाल जी एक व्यापारी हैं और व्यापार एक जो ट्रेड फॉर्म में है उसके पदाधिकारी भी हैं। यह सवाल यह है कि लाल फीताशाही से अक्सर सवाल उठते हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसी के साथ में जोड़ने के लिए
EF को जोड़ने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देख करके 2018 दो मायने में सबके लिए चुनौती बताया। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी के लिए हमारी जो पॉलिसीज हैं उन्हें जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो मोदी साहब हमारे जो व्यापारी हैं अभी उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। जो हमारे साथ व्यापारी बैठे हैं उनका जो कहना है, विश्वास जब डगमगाया हुआ है तो निवेशक को कैसे उम्मीद बंधाएंगे, कैसे आप उनको भरोसा दिलाएंगे? देखिए, हमारे जो भारत के व्यापारी हैं वो जब केंद्र सरकार के आर्थिक सुधार और विश्व से व्यापारिक स्तर पर जुड़ने के लिए जो बड़े डिसीजन लिए गए, उनसे हमारा यहाँ का व्यापारी भी निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। मुख्य रूप से GST का जब मामला लागू हुआ तो इससे व्यापारी काफी प्रभावित हुआ। लेकिन GST के लिए जैसा अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कोई निश्चित नहीं कर पाए, इन्होंने कई मीटिंगें कर ली, तो ये तो GST लागू करने का ही एक सिस्टम रहा है कि जहां जहां GST में कमियां पाई जाएंगी, जहां जहां कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको GST से मुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है या दरें कम करने की आवश्यकता होती है, ये समय समय पर इनकी विवेचन और विश्लेषण किए जाएंगे। ये उस GST लागू करने का ही भाग था और उसी के तहत दिनों दिन जो मीटिंगें हो रही है उसमें काफी सुधार हुआ है। GST में अभी ये पोजीशन आ गई है कि व्यापारियों की शिकायतें बहुत कम रह गई है, फिर भी कुछ सेक्टर में कुछ कमियां रह सकती हैं, उनके बारे में भी हमारे वित्त मंत्री जी और GST के जो मेंबर्स हैं वो परिशीलन कर रहे हैं, उनमें भी सुधार होगा। तो GST की जिस समस्या जो आज लागू होते समय जैसी लग रही थी उसमें काफी सुधार हो गया। बात उठती है भारत के व्यापार की। निश्चित रूप से जब कोई आदमी सुधार करता है और कड़े कदम उठाता है तो उसमें परेशानियां सबको ही होती हैं। भारत का व्यापार जो है नोटबंदी से भी प्रभावित हुआ। जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ था कैश से ही पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन का, उस ट्रांजैक्शन में कैश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और 2 नंबर और काले धन की बड़ी भरमार थी। इससे पूंजीवाद बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। उस पर चोट प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के जरिए मारी तो उसमें कुछ व्यापारियों की परिस्थितियां भी गड़बड़ाई, उनके व्यापार के सिस्टम गड़बड़ाए और डिजिटल सिस्टम से भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था। वो सारी स्थितियां सुधर रही हैं। बिल्कुल। मैं एक बात जानना चाहूंगा साहब आपसे, एक छोटा लाइन और बताओ। मोदी जी ने जो धरातल तैयार किया आर्थिक सुधार का, वो धरातल अब जो है रनिंग में आ गए और आने वाले समय में व्यापारियों को सुविधा मिलेंगी और हमारा व्यापारी वर्ल्ड के व्यापारी से जुड़ेगा, इसका देश को अच्छा लाभ मिलेगा। मैं एक छोटा सा मैं जानकारी जानना चाहूंगा आपसे कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल सिस्टम ये सारा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल ये आता है, मैं निवेशकों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो हमारे जो डोमेस्टिक जो यूजर्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी की बात की जाती है, सिक्योरिटी अभी भी नहीं है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूं, सारे पेपर्स में है। एक लेडी गई अपने मोबाइल को आधार से जुड़ाने के लिए, तो कहा कि आप का ये तो बिल्कुल जुड़ ही नहीं सकता, ऑलरेडी 9 फोन आप लोग यूज कर रही हैं। उसने कहा कि मेरा तो फोन ही यही है, पहला और आखिरी, उसके बाद है ही नहीं। तो ये जो पीड़ाएं लोगों की हैं, ये जो सामने आ रही हैं, किसी का अगर आप ही का चलिए, मान के चलिए कोई परिचित भी होगा, कोई न कोई शिकायत करने वाला आया भी होगा, पैसे वो बैठा हुआ है जयपुर के अंदर, पैसे का ट्रांजैक्शन दिल्ली में हो रहा है, कहीं गोवा में हो रहा है, कहीं कोलकाता में हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला कि हाँ मेरे पैसे चले गए थे, मुझे वापस आ गए। मेरे रिपोर्ट दर्ज होती है, उसको पकड़ के बुला, लेकिन वो रिकवरी का क्या पोजीशन है, ऐसे कैसे भरोसा होगा? हम उस सिस्टम की कोई बात नहीं है, GST का कोई विरोध नहीं है, GST होनी भी चाहिए थी, व्यापारी उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीजें नहीं है उसको हम पहले से अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। उससे कैसे हम निजात पा पाएंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, डिजिटल सिस्टम से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जो प्रक्रिया चली है उसमें बेईमानी तो हर स्तर पर हो सकती है। कुछ लोग जो है साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग भी इसमें घुस जाते हैं और वो कई बार अपराध तक भी गुजर जाते हैं। कई बार कई लोगों के अकाउंट्स में से पैसे भी निकाल लेते हैं, ऐसी शिकायतें आती है। लेकिन हमारा साइबर क्राइम भी इसके साथ साथ डेवलप हो रहा है और जब साइबर क्राइम डेवलप होगा तो निश्चित रूप से पकड़ में आ जाएंगी। आज बैंकों पर भी ये लायबिलिटी डाल दी गई है कि इस तरीके से केसेज में कहीं धोखाधड़ी से किसी का पैसा निकलता है तो बैंक उसकी सिक्योरिटी देती है, बैंक उसको भुगतान करती है। नहीं, एक उदाहरण बता दीजिए साहब मुझे, आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। आप बता दीजिए, आप लॉयर भी हैं। एज है वकील हूँ, बता दीजिए मुझे। केस में अभी लेटेस्ट में सरकार बना पवन का केस अभी मैं लड़ रहा हूँ और उसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए का बैंक से जो है ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी करके फोर्जरी के माध्यम से निकला और रिपोर्ट जो है बैंक ने दर्ज कराई और कस्टमर को पैसा मिला। मैं जो फैक्चुअल पोजीशन मेरे सामने उसकी बात कर रहा हूँ।
चले, लेकिन आए दिन आप तो 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं कि किसी के सैलरी बेस किसी का है 18,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है। मेरे अपने एक एम्प्लॉय की मैं आपको घटना बताता हूं, कितना वो परेशान हो रहा है। 6,000 रुपए से उसका वोडाफोन का बिल जमा हुआ। वो तो बिल जमा होगा जिस फोन का, मालूम है सबका। पुलिस के पास में जा करके वो तंग आ चुका है, कम से कम 50 बार वो जा चुका है कि भाई ये फोन नंबर में बिल जमा हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसे तो दिलवाओ। FIR दर्ज है, कुछ नहीं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। वो 2.5 करोड़ रुपए चलिए, उसके 2.5 करोड़ रुपए की जब जा रहे हैं तो उस आदमी को चिंता होगा। उसके खर्चे का भी आप जरा बताइए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। जिस आदमी के 10,000 रुपए चले जाते हैं अगर कहीं से भी, किसी के 1 लाख रुपए जा रहे हैं, किसी के 2 लाख रुपए जा रहे हैं, उन लोगों की क्या पोजीशन होगी। जिस तरह से हम एक जोर दे रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम पे आप आइए, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप पॉकेट फ्री रहेंगे, लेकिन प्राथमिकताओं में यह भी तो हो जो चीटर का शिकार हो चुका है व्यक्ति, उसको बेचारे को राहत जल्दी से जल्दी मिल सके। तो कम से कम ये तो हो भाई, जो चीटर है उसका आप जमीन बेचिए, उसके मकान बेचिए, आप कानूनी पेचीदगियों में इतना फंस जाएगा वो व्यक्ति, तो देखेगा कि 10,000 रुपए जाने से बढ़िया है मेरे 20,000 रुपए और खर्च होंगे, इससे ठीक है कि जाने दो। उन चीजों का क्या होगा, ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आज आपका कोई निवेशक आएगा, उसका कर्मचारी भी होगा, उसके कोई व्यक्ति भी होंगे, और भी कोई लोग होंगे, उनके पैसे अगर इस तरह से जाएंगे तो होगा क्या। चीटर्स की तो हमारे यहाँ पे एक पूरी फेहरिस्त खड़ी हो रही है। उसके अलावा सर क्या होता है, जो इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी रहती है, वो हिंदुस्तान इतना बड़ा है जहाँ पे अपन हर जगह के पर व्यापार, काम धंधा, सारी चीजें होती हैं। डिजिटलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं अवेलेबल है। कहीं पे भी कनेक्टिविटी मिलती है, कहीं नहीं मिलती। इवन तो शहर के अंदर भी अपन रहते हैं तो शहर में भी कनेक्टिविटी नहीं मिलती। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भारत की कनेक्टिविटी जो इंटरनेट की अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन कोई सुधार करोगे तो किसी एक कदम चलोगे तो उसी से आगे 100 कदम चल पाओगे। आप एक कदम ही नहीं चलोगे तो 100 कदम चलने की सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, ये जो कैशलेस सिस्टम चालू हुआ है, उसमें कई जगह गलतियां भी हो रही हैं, कई जगह तो अपराध हो रहे हैं, लेकिन कई जगह किसी डाटा को फीड करते समय, किसी अंक को फीड करते समय कई बार गलती हो जाती है अकाउंट्स में, और उससे मेरा पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, दूसरे मेरा आ जाता है। ये चीज है, लेकिन ये चीज ये नहीं है कि पता नहीं चल पाएगा। जब साइबर क्राइम बढ़ जाएगा, हमारा सिस्टम अब डेवलप हो रहा है, उसे पता चल जाएगा कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरा पैसा एक्स के पास गया, तो वो सिस्टम से ट्रेस हो जाएगा, पैसा वापस ट्रेस हो चुका, उसको बेचारे को मिल रहा है। चलिए हम भटक रहे हैं, छोटा सा हो जाएगा ये, क्योंकि ये एक अलग विषय है। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना यह चाहता हूं कि निवेशकों को आप भरोसा दिला रहे हैं। हम FDI लेकर के गए, अभी जिस FDI को लेकर के 3 बार बीजेपी ने भारत बंद करवाया, इस फोरम के साथ में वो देख सकते हैं कि FDI हम पहले लेकर के आए, मोदी साहब दावोस बाद में गए, कि भरोसा दिलाने के लिए कहा जा सकता है इससे। ऐसा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि सबसे पहले जो बड़ी बात इन्होंने उठाई है कि हम बाहर के निवेशक को लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पहले घर का निवेशक है उसमें तो पहले कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें। जब घर का बिजनेस जो है इंडिया का इंटरनल बिजनेस, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भी मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। चाहे वो डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो जैसे भी वो चीजें होनी थी, बट एक तरीके से जैसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके स्लोली एंड ग्रेजुअली होती, इन दोनों डिसीजन से मेरा ख्याल, चाहे वो जो छोटा बिजनेसमैन है, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या कहते हैं GST एंड जो नोटबंदी हुई है, उससे उसका कॉन्फिडेंस जाता रहा है। और एक छोटा बिजनेस जब बंद होता है तो बिजनेसमैन को लॉस नहीं होता, बहुत से जो एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे होते हैं वो बहुत से परिवार इफेक्ट होते हैं। तो मेरा जो मानना है कि हम एक इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अंदर से आती है उसको बाद में दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। हम जाके बाहर जाके ऐसी बातें करें और घर का जो हमारा सिस्टम है वो बिखरा हुआ हो, तो वो लॉन्ग रन में ना कंट्री के इंटरेस्ट में है ना लोगों के इंटरेस्ट में है। जी, उम्मीदें बंधेगी कुछ निवेश की। हालांकि देखिए, अभी तक की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, 48वां जो सम्मेलन था, इससे पहले के भी कभी वहां कोई इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं हुए कि चले हम आपके यहाँ पे आकर के ये निवेश करेंगे, इससे ये होगा, वो कभी नहीं होती। अपनी अपनी बातें कहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी भूमिका ऐसी किसी ने नहीं की कि हाँ नहीं ठीक है, वहां जाके बोलना, एक अपने आप को प्रोजेक्ट करना, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो बाहर का इन्वेस्टर है वो पूरी स्टडी करके आएगा, वो ऐसे कहने से या बोलने से नहीं आएगा, वो पूरा स्ट्रक्चर समझेगा, कंट्री में क्या हो रहा है,
जब हम वो चीजें इंप्रूव करेंगे तो वो अपने आप ही आएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलने से सिर्फ नहीं आएगा जब तक हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमारे पास इस वक्त इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं एफडीआई हमारे पास आए, कितनी कोशिश कर ली, कितना एफडीआई है जी, लेकिन रिपोर्ट से कहती हैं कि निवेशकों को भरोसा जो है वो भारत में है, अभी एक अनुकूल माहौल है उनके। अब ये कौन सी रिपोर्ट कहती है, किसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब मेरे को बताओ, डेविस को हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेविस जो है वो एक प्राइवेट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन गया बाद में, पहले जब वो मर्ज हुआ तो उसको देखो कि वो कैसे मर्ज हुआ। वो क्या ऐसा नहीं है कि पहले तो हम एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में जो पॉलिटिकल लीड होता है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, वो लोगों के तरफ उत्तरदायी होता है, ना कि किसी नॉन स्टेट एक्टर जो इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू लेजिटिमेसी, तो वो हमारा जो कंट्री में क्या हो रहा है वहां वो चीजें लाई करती है, ना कि हम बाहर से कोई सर्टिफिकेट देगा, वर्ल्ड बैंक देगा या डेविस देगा तो उससे हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेटिफाई होगी या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। मैं इन चीजों में बिल्कुल, मेरा विश्वास नहीं है। जब हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो नजर आती है ग्राउंड पे, जब वो ग्राउंड पे नजर आती है तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस जो है लोगों का बनता है, चाहे बाहर के हो चाहे अंदर। चलिए, दावोस में मोदी के स्पीच को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और उन संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, क्योंकि संभावना इसलिए इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण 2018 एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, इसमें व्यापार काफी प्रभावित होंगे, लेकिन एक भरोसा भी दिलाती हैं, जो अभी बात कर रहा था मैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी रिपोर्ट है कि दुनिया में भारत ऐसा 5वां मुल्क है जो निवेशकों का भरोसा है। तो भरोसा कैसे है, हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा क्यों डगमगाया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए सबसे पहले, क्योंकि उनके पास मेजर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18वीं उस बैठक के स्पीच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसमें उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया है। यह एक छोटा सा मेरा सवाल होगा बलजीत सिंह जी आपसे। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी, चाइना और अमेरिका जो इकोनॉमिक ध्रुवीकरण है, उसमें हम किसके साथ में जाएं, हम जिसके साथ में जाएं, क्योंकि ओपन मार्केट है बात सही, लेकिन उस स्टैंड से हम थोड़े से हट गए हैं। आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हम थोड़े से उससे हट रहे हैं, क्योंकि आज कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिहाज से चाइना की पूरी नजरें हैं। वहां का व्यापारी, मुझे जो लगता है कि अभी एक रिपोर्ट मैंने जो देखी कि हमारे यहां पे चाहे बॉर्डर पीस का इश्यू हो, हमारे डिस्प्यूट्स हो, व्यापारिक प्रेशर में चाइना को उसमें कंप्रोमाइज करना होगा। हम कहने को चाहे कहें वो अपनी सेना वहां की उपस्थिति दर्ज कराने की, लेकिन उनको मालूम है कि इंडियन कंज्यूमर जो मार्केट है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अमेरिका भी इस बात को जानता है, लेकिन दोनों ताकतें ऐसी हैं कि वो कोशिश करेंगी। जब से यूएसएसआर का विभाजन हुआ उसके बाद से चाइना एक बड़ी फर्म के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। तो हमारे सामने क्या आने वाले दिनों में की चुनौती होगी, हमें जाना किसके साथ होगा, और जिसके साथ नहीं जाएंगे वही, क्योंकि आज हमने वो सिद्धांत तो खो दिए जो हमने रखा था कि एक निरपेक्षता का हमने एक स्लोगन दिया था और उसके हिसाब से था कि विश्व बंधुत्व की भावनाओं से हम चलेंगे, हमारे सब करीबी, हम सबके करीबी हैं। मुझे लगता है कि उससे हम डाइवर्ट हो रहे हैं। गुटबाजी में कहीं न कहीं आपको स्टैंड करना होगा, तो ऐसी पोजीशन में क्या स्टैंड होगा इंडिया का? जहां तक इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है, जहां तक नेशन का सवाल है जी, आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि हम को किसी के साथ नहीं जाना है। हाँ, हमने अपना रास्ता जो है खुद बनाना है जी, लेकिन उस रूट पे चल पा रहे हैं क्या हम अभी? नहीं, हम चलते रहे हैं, काफी हद तक हम चले हैं उस पे। आप क्लाइमेट चेंज के इशू को ले लो, आप WTO के इशू को ले लो, चाहे हमने WTO के मेंबर बने, कंपल्शन में हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी गए, उसके बाद हमने निगोशिएट करना शुरू किया, कीपिंग व्यू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। कि आप इंडियन इकोनॉमी को ओपन करोगे, फ्री ट्रेड होगा, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ जाएगा जो ऑलरेडी क्राइसिस में, उसको सेव करने के लिए सभी गवर्नमेंट उस पर पोजीशन लेती रही। अब रिसेंटली कुछ हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत स्पेस कंसीड करा है। क्लाइमेट चेंज दूसरा इशू रहा है, इंडिया अपने लेवल पे उस पे
उसमें रूल मेकिंग रोल रहा इंडिया का एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। जहां तक भारत और इसका चाइना और यूएस का सवाल है, हाँ जहां तक हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो हमें उनके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब हम चलते हैं तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वी आर एस्पायरिंग टू बी एन इमर्जिंग पावर। जब हम इमर्जिंग पावर्स के बारे में सोच रहे हैं तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस खुद बनानी होगी और खुद उसको मेंटेन करना होगा। अगर हम चाइना के साथ चले गए तो हम तो सबसर्विएंट स्टेट बन गए, अगर हम यूएस के साथ जाते हैं तो अगेन वी विल बी ए सबसर्विएंट स्टेट। वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। वो जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, उसको रिटेन करना चाहिए। ये तो देखिए इन फ्यूचर जो भी समय के साथ चीजें होंगी, लेकिन इंडिया के सामने आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि एक चुनौती होगी? हमें जाना किसके साथ होगा? हमें ऑलरेडी चुनौती फेस करने हैं, आने वाले समय में ऑलरेडी चुनौती फेस जी। अगर आप देखो कि जो यूएस का 2012 में जो उनका पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया रीबैलेंस टू एशिया, तो यूएस ने चाहा कि इंडिया यूएस के साथ आए, लेकिन इंडिया रिफ्यूज्ड। एट दैट टाइम जो यूपीए गवर्नमेंट थी, एंथनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट यूएस पॉलिसी। हमारा एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है, हम एक मल्टीलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में या इंडियन ओशन में। तो हम चाहते हैं कि सभी जो स्टेक होल्डर है उनको बोर्ड पे लिया जाए। हमने पोजीशन नहीं ली कि हम, ये जरूर है कि हम एक्ट ईस्ट में उसको थ्रेश होल्ड को हम क्रॉस कर गए। हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, उसमें हमने पोजीशन लेनी शुरू कर दी 2015 से, लेकिन वो इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना हमारा नेबर है, वी हैव टू डील विद चाइना। चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस है, बट हम पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ क्या कर रहे हैं कि हम उसको एंगेज भी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि चाइना इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो हम उसको एंगेज भी कर रहे हैं, जहां उसको चेक करना है हम उसको भी कर रहे हैं। तो वो पॉलिसी जो है कि जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या है, क्योंकि जब यूएस देखेगा तो अपने नेशनल इंटरेस्ट से देखा, जब चाइना देखेगा तो अपने नेशनल इंटरेस्ट से देखेगा। तो वी शुड मेंटेन आवर पोजीशन एंड वी शुड वर्क फॉर दैट पोजीशन। मैं अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से 1991 से जब ग्लोबलाइजेशन का एक जिक्र शुरू हुआ, उदारीकरण को हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद से क्या हम ये मानने लगे हैं कि पूंजीगत बाजार का मतलब निवेश भी फॉर एफडीआई, अगर वो है तो हमारे डोमेस्टिक, या तो आपके पास में इतना पैसा हो कि बिल्कुल इंडिया के टॉप लेवल के आप बिजनेसमैन में हैं, या दुनिया आपका लोहा मानती है कि हाँ बिल्कुल वो हमारे निवेशक के रूप में आ सकते हैं। मैं जिक्र एमएसएमई का कर रहा हूं, जिक्र खूब होता है, कहा भी जाता है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में भी साबित हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें, मैं हमेशा जो देखता हूं एमएसएमई के लोगों से जो मिलता हूं, जूझते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? कि भरोसा सरकारों को नहीं दे पाए हम, या सरकार भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो बिजनेस का मतलब ही एफडीआई को समझती है? सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलती उनसे इतनी, जितनी रेवेन्यू सरकार को बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में मिलती है या बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ में मिलती है। लेकिन एक एम्प्लॉयर भी तो जरूरत है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर वहां से होता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की करा जाए तो सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर के अंदर होता है। आज अपन देश के अंदर बाहर से एफडीआईज को लेके तो आने जा रहे हैं, पर हिंदुस्तान में कोई व्यापार की कमी नहीं है, कोई व्यापारियों की कमी नहीं है, कोई इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जहां पे हर तरह के लोग बाग हैं, और अगर अपन देखा जाए तो आज से नहीं सैकड़ों सालों से लोहा मना रखा है। आज हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रदेश की तरफ से देख, गुजरात के सारे दूसरे देशों के अंदर जा जाके बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर से जितने भी जाकर देखे बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। हम टाटा अगर वहां जाके अपने बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर सकता है, अंबानी वहां पे कर सकता है, तो हम यहां से जाके वहां पर इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसा क्या जरूरी है कि हमको वहां से पैसा यहाँ लाएं और यहाँ वाला पैसा लाएं? यहाँ वाले पैसे को भी हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ हमारे को उनकी सहूलियत देनी है। यहाँ जो बिजनेसेस हैं, आज अगर कोई छोटा बिजनेसमैन था, उसने छोटे से लेकर बड़ा किया, एमएसएमई से आके बड़े स्टेट में गया, बड़े स्टेट से और आगे गया वो, पर उसको यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल रही। जो आप कह रहे हैं वो विश्वास सरकार उनको ना दिला पा रही है। हर चीजों के लिए होते हैं, चाहे अपने रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर देखें, हम 3.5 लाख करोड़ कितने लाख करोड़ रुपए के हमेशा हमारे वो यहाँ पे होते हैं, पर धरातल के अंदर देखा जाए तो उसका 10% 15% कुछ भी नहीं आता सारी चीजों के अंदर। ऐसे एक नहीं 10 उदाहरण है जहां पे हम कह सकते हैं यहाँ पे व्यापारियों में पूरा है, पर व्यापारियों को यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती, या व्यापारियों के अंदर यहाँ सरकारों को विश्वास नहीं है। जो आप कह रहे हैं लाल फीताशाही की जगह रेड कारपेट, मतलब जो कह रहे हैं रेड कारपेट यहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता किसी भी लेवल पे। अगर अपन कहें, आज मैं कहता हूं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आती हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो अगर उनको ये कहें कि उनका सिंगल विंडो सिस्टम कितनी बार बनाया, हर सरकार ने बनाया, पर सिंगल विंडो सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है कहीं पे भी करें। कहते हैं कि इतने टाइम के अंदर, एक टाइम लिमिट में आपका काम हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। कानून बनते हैं, कानून इस तरीके से बनते हैं खाली उनके ऊपर किसी तरह से निगाह रखी जाए, काम धंधे के लिए कम करा जाए। ऐसा कोई भी कानून नहीं दिएगा जिसके अंदर उनकी सुगमता रहे।
कोई भी व्यापारी यहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता कि जिसके अंदर वो चोरी करना चाहे या उसके अंदर भ्रष्टाचारी करना चाहे। कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी नीतियां होती है, वहां जाके उसको वो उन सब चीजों से जाके विवश होकर वो जो कोई कुछ लोग बाग इस तरह की हरकतें करते हैं वो करते हैं। अदरवाइज व्यापार यहाँ पे बहुत है, व्यापारी यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकता है, बाहर से पैसा आए, उसके साथ साथ में देश का व्यापार भी बढ़ना चाहिए, देश के लोगों की समृद्धि भी बढ़नी चाहिए, वो सबसे पहले सर्वोपरि होनी चाहिए, ना कि खाली पैसा आके हम लोगों को खाली दिखाने के लिए वो काम करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉलिसीज आपको नजर आ रही हैं कि, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये भरोसा अभी तक भी मोदी सरकार नहीं कर पाई है, आगे क्या होगा 2019 में, भविष्य के गर्भ में है, हम पहले कुछ नहीं कह सकते उसमें, राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं, लेकिन आखिरी बजट होगा ये मोदी सरकार का, जिसमें मुझे लगता है कि जो भरोसे की बात की जा रही है, देखिए बात भरोसे की, व्यापार का मतलब भरोसा, अगर वास्तव में ये हमें वो गर्ज से है कि हिंदुस्तान भरोसा दिला सकता है, क्योंकि कोई भी एफडीआई का मतलब भी व्यापार ही है, आपके यहां दो पैसे कमाने कोई भी आएगा, क्योंकि ये सब चैरिटी शो नहीं होते हैं ये कि चलिए नो लॉस नो प्रॉफिट में चलते रहेंगे, वो भी पैसा कमाने के लिए आएंगे। जब इतनी दूर आ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहां पे भी लोग पैसा कमाएंगे। तो भरोसे की जो बात की जा रही है, क्या या तो मोदी साहब उनको इतना भरोसा दिला पा रहे हैं जो आप लोगों को नहीं दिला पा रहे हैं, या सवाल ये है? देखिए, जहां तक हम कहें मोदी जी की आज की सरकार की नीयत है, वो कहीं नहीं चाहती कि ये रेड टेपिज्म बढ़े, लाल फीताशाही बढ़े, वो कम करना चाहती, पर ऐसा कोई भी धरातल के ऊपर या कहेंगे दूसरे जो नीचे उनके से नीचे के लेवल पे ऐसा नहीं हो पा रहा। जो पॉलिसीज बनी उस पॉलिसीज को उन लोगों ने इस तरीके से कर लिया कि बजाय उसको सुगम करने के उन्होंने थोड़ा सा दुर्गम ज्यादा कर लिया। तो ये सारी चीजें, ये कारण होने से विश्वास यहाँ पे जो कहें कि लोकल लेवल के ऊपर विश्वास या अपन कहें देश के अंदर विश्वास व्यापारियों को वो जगाने की आवश्यकता है। और जो इनमें काबिलियत है, ये हम कह सकते हैं आज के सरकार में ये काबिलियत है कि वो इस देश को आगे ले जाने के लिए पूरी क्षमता रखती है, और उसकी जो अंदर की इच्छा है वो इस तरह की इच्छा है कि देश आगे बढ़े और ये सारी चीजें खत्म हो, सुगमता से सारे काम हो। बट अभी तक नीचे के लेवल के ऊपर अगर अपन कहें तो ऐसा कोई भी काम हमें होता हुआ दिखा नहीं। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। नगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, व्यापार बढ़ता है, व्यापार आता है, उससे हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या दूर होती है, और बेरोजगारी की समस्या केवल हिंदुस्तान के सामने है, दुनिया के सामने बड़ी एक समस्या है जिसका सामना हर कोई कर रहा है, और आज हम भी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। एक वैकेंसी निकलती है, कितने फॉर्म जाते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है उससे। ये बातें मैं सहमत हूं इससे कि जब 85 में गवर्नमेंट बनी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नरेंद्र मोदी अब बने हैं 30 साल बाद में, 2014 में क्लियर मेजोरिटी के साथ में। हमारे गठबंधन की सरकार रही, गठबंधन की सरकार से कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते रहे। एक बड़ी वजह एक ये भी मानी जाती है कि इससे ब्यूरोक्रेसी काफी हावी रही, क्योंकि सबके रीजनल पार्टीज के अपने हित रहे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हित रहे, और यहां पोस्टिंग्स का तो हाल आप जानते हैं, तो मजबूत सरकार हो जिसको बिल्कुल ये मानना पड़ेगा किसी को भी कि 5 साल तक जैसे सरकार चाहेगी वैसी होगी। लेकिन जब हम गठबंधन में जाते हैं तो कई मजबूरियां भी सामने होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी बात कह चुके हैं, मनमोहन सिंह भी ये बात कह चुके हैं, विकास का ढर्रा क्यों गड़बड़ाया, इस बात पे जम के बहस भी हो चुकी है। तो अब आपको लगता है कि वास्तव में ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल राइडर्स की तरह काम करते हैं, वो रंगा लगाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं चल पाता। नहीं, देखिए, जहां तक गठबंधन की सरकारों की बात है तो मेरा ये कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां कुछ उसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन जिस तरीके से हम पिछले 4 साल की स्थिति हम देख रहे हैं, तो जिस तरीके के डिसीजन हमारी सरकार के द्वारा लिए गए हैं और उनके जो परिणाम सामने आए, तो वो परिणाम सकारात्मक की बजाय नकारात्मक दिशा में। क्योंकि मेरा सवाल जो आपसे किया वो इस वजह से सवाल है कि जब क्लियर मेजोरिटी के साथ में एक मजबूत सरकार होती है तो भरोसा किया जाता है उसके ऊपर। यह सवाल इस वजह से है कि राजीव गांधी के बाद में एक भरोसे की बात जो है मेजोरिटी की, अब आपकी पॉलिसीज कैसे रहती है वो डिपेंड करता है सेकंड पार्ट। लेकिन कहीं पे भी एक बार यह देखा जाता है कि सरकार कहीं ढुलमिल तो नहीं है कि आज रिजाइन करेंगे कल करेंगे, अस्थिरता की जो बात है देखिए वो वर्षों बाद में खत्म हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप खुद देखेंगे कि लगातार जो है राजीव गांधी जी के बाद में गठबंधन की सरकारें देश में रही हैं, और लेकिन आप देखिए मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, यूपी की सरकार के समय लगातार हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है बढ़ता गया, और हम एक वैश्विक स्तर पर एक उभर कर हम लोग आए हैं, और वहीं से एक वैश्विक स्तर पर भारत को एक इमर्जिंग ताकत के रूप में देखा गया है। तो लेकिन जिस तरीके से अभी मतलब जिस तरीके का मेजोरिटी सरकार को दी गई और जो एक विश्वास लोगों में था, कहीं ना कहीं उस विश्वास को धक्का पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन लिए गए वो डिसीजन देखने में तो बहुत ही उस लेवल पे आप कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे डिसीजन है, जैसे जीएसटी का हम ले लें, डिमोनेटाइजेशन का ले लें, लेकिन जिस तरीके से वो लागू हुए
और उनका जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में हमारे सामने आया। हमारे यहाँ रोजगार जो है, जिन लोगों के पास रोजगार था उनका रोजगार छिन गया। नए रोजगार सृजन करने की बात तो बहुत दूर की है। रही बात अब भारी निवेशकों को आकर्षित करने की बात हम कर रहे हैं। एफडीआई का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया और आज रिटेल में वो 100% एफडीआई की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। जिस तरीके से जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी उन्होंने लागू की, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपने जिन चीजों का विरोध किया आज आप उनको लागू कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप लागू कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट में कमी है और उस कमी के कारण जो लाल फीताशाही है वो हावी होने की कोशिश कर रही है। उसका जो प्रभाव है वो लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, देखिए अभी मैं एक एग्जांपल, योगेंद्र जी एक एग्जांपल मैं, जैसा कि अभी अरुण जी ने भी कहा, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि आप रिसर्जेंट राजस्थानी एक एग्जांपल ले लीजिए। कितने लाखों करोड़ के एमओयू यहाँ पर होते हैं, लेकिन धरातल पे कितने एमओयू आ पाए? वो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही उसके आड़े है। मेरा तो सवाल है लेकिन आपका जो मैं पॉलिटिकल बयानबाजी में नहीं डालना चाह रहा। मेरा सवाल जो सिर्फ इतना सा है कि 85 के बाद में हमारे यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार आई है। किसी भी निवेशक का भरोसा एक यहाँ पे होता है कि कहीं सरकार की पॉलिसी तो नहीं बदलेगी। जो सरकार चुनी हुई होती है वो मजबूत होती है तो निवेशक को एक भरोसा बढ़ता है। एक ये आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, सब चीजों को देखा भी जाता है, आपने फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ी हुई है। ये भरोसे की जो बात मैं कर रहा हूं, और अगर इसमें भी भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं तो बड़ी चिंता की बात है। एक पॉलिटिकल बयान अलग हो सकता है, लेकिन कहां कमी लग रही है आपको कि भरोसा हम नहीं दिला पा रहे हैं? नहीं, भरोसा तो आप देखिए ना स्थिति क्या है। आज जो व्यापार की स्थिति है पूरे देश के अंदर, जो घरेलू निवेशक है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। बीजेपी के जो साथी हैं इस बात का जवाब उन्होंने दिया कि हमें जब किसी डगर पे चलना होता है तो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, कहीं पथरीला रास्ता भी होता है, स्मूथ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इनका ये कहना, तो भरोसा कैसे होगा? भरोसे जी मैं वही तो कह रहा हूं कि हम यूपी की सरकार ने जब जीएसटी लागू करना चाहा, आपने विरोध किया। जब जीएसटी ने यूपी की सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है लागू करना चाहा, उस समय तो होलसेल में लागू करने की बात हो रही थी, उसी का आपने विरोध किया। आज आप उसको रिटेल में लागू करना चाह रहे हैं, आज आपने जीएसटी लागू कर दिया। इसका मतलब कि आप वही काम कर रहे हैं जो यूपी की गवर्नमेंट करना चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो इंप्लीमेंट करने का तरीका जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं। वो धरातल पर सही तरीके से आप ला नहीं पा रहे, तो आपकी मैनेजमेंट में कमी है। ये आप योजना तो वो की वही है, लेकिन मैनेजमेंट में कमी, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हाँ, जहां कांग्रेस 18% जीएसटी की बात करती थी, आपने 28% पे आप उसको ले गए और आज जो है 25 बैठकें हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की। उसके बावजूद भी वो जीएसटी इतना उलझा हुआ है कि व्यापारी वर्ग तो परेशान है ही और उसका दुष्परिणाम आम जनता को भी भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप का भाषण देना, चाहे आप देश के अंदर दें, चाहे आप विश्व मंच के ऊपर जाके बात करें, लेकिन आपको अपनी धरातल की स्थिति देखनी पड़ेगी और धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जिस तरीके से योजनाओं को इंप्लीमेंट कर रही है वो उनके नकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी जो स्थिति है वो रोजगार में जिस तरह की स्थिति आई है कि जिन लोगों के पास रोजगार थे उनके रोजगार उनसे छिन गए। चलिए साहू साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं नगेंद्र जी से जो मेरा सवाल था उसका उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा वक्त नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान ने दिया है कि जब मजबूत सरकार के रूप में, मजबूती का मतलब होता है एक भरोसा। भरोसा जब होता है, जो मोदी साहब कहना चाह रहे हैं कि कारोबारी सुगमता की, जीवन सुगमता की और भारत यानी कि बिजनेस मीन्स इंडिया, ये दोनों जो चीजें कर रहे हैं, एक निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ में मोदी जी को हिंदुस्तान ने थम्पिंग मेजोरिटी दी है। लेकिन वास्तव में अगर डोमेस्टिक हमारे अगर व्यापारियों का ही भरोसा गड़बड़ाया हुआ है तो दूसरे व्यापारियों को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? निश्चित रूप से मोदी जी के जो फैसले हैं उनसे व्यापारियों में कुछ शंकाएं पैदा हुई होंगी, कुछ शंकाओं का निवारण हुआ है, कुछ उनका निवारण होना है। बीजेपी सरकार का शुरू से ही और विशेष करके मोदी जी का शुरू से ही व्यू रहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए जो है सत्ता पर आसीन नहीं होती, वो सेवा और देश के विकास के लिए आसीन होती है। और देश का विकास करना है तो कुछ न कुछ तो कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। ये बात मोदी जी के मुंह से भी हमने कई बार सुनी है। उन कड़े फैसलों की वजह से कुछ परेशानी मेरे व्यापारी भाइयों को हुई है, उनका सिस्टम चरमराया होगा, उन नई आर्थिक नीति आई है उसमें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आई है, कुछ रोजगार की प्रॉब्लम भी आई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि रोजगार की प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो कार्य कौशल योजना जो आई है वो भी रोजगार को ही ठीक करने में, और ये एफडीआई के जरिए और दूसरा जो विदेशी निवेश के जरिए जो कोलैबोरेशन जो होगा हमारा और विदेशी कंपनियों का, तो हमारी यहाँ की कंपनियां, यहाँ के व्यापारी भी उनके साथ जुड़ेंगे, उनको भी फायदा होगा, उसमें नए रोजगार के होंगे,
हम जो जिन युवकों को तो हम विश्वास कैसे करें आप पे एफडीआई का विरोध करते थे आज एफडीआई देखिए वैसे आप रोजगार मतलब नगेंद्र जी मेरा छोटा सवाल साहू साहब से, साहू साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा। देखिए हमेशा एजेंडा आइडियोलॉजी या तो ये कहिए कि वास्तव में राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और समय के साथ करवट बदल सकते हैं, अपने आप का चेहरा बदल सकते हैं। ये सवाल मेरा इस वजह से है कि जिस एफडीआई का विरोध आप लोग करते थे, आप निवेशक को भरोसा दिलाने के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? अब फिर इनका भरोसे का क्या होगा? जिस एफडीआई को लेकर के आप विरोध करते थे, कंधे से कंधा मिला करके यहाँ का व्यापारी खड़ा होता था, फिर उस व्यापारी का विश्वास गड़बड़ाएगा या आपका फॉरेनर जो आएगा उसका विश्वास गड़ाएगा? एक को तो आप धोखे में रख रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से आप किसी को एक को तो धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कहा कि हम तो सेवा के भाव से आए हैं, तो सेवा पहले मुझे लगता है कि भरोसा अपने घर के लोगों का जीतना होगा आपको। देखिए निश्चित रूप से एफडीआई का बीजेपी ने विरोध किया और हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर पूरे विश्व में आपको काम करना है, विश्व की दौड़ में आपको शामिल होना है, तो उस दौड़ के लिए तो एफडीआई भी आवश्यक है। ये जीएसटी भी विश्व की दौड़ के लिए आई। विश्व में बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे सर, लेकिन जिस एफडीआई को कांग्रेस लेके आ रही थी ये तो पूरा तो बहुत कम लेकर के आ रही थी, आपने तो उस लिमिट्स को भी क्रॉस कर गए और उसके बावजूद भी आप भरोसे की बात कर रहे हो। नहीं, एफडीआई से अगर अच्छे परिणाम की सिचुएशन बनती है, आप प्रयोग करके देख रहे हैं। एक सेकंड, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो विड्रॉ करेंगे। नहीं, अरे सर तेजाब को किसी में डाल करके आप प्रयोग करके देख रहे हैं कि पानी है कि तेजाब है? ये बात तो बहुत दूर की बात है। आप पहले ये देखिए कि अगर यूपी की गवर्नमेंट अच्छी योजना लेके आई थी तो उन्होंने वहां पर उसका विरोध करके जनता को भ्रमित किया, जनता को यूपीए की योजनाओं के खिलाफ भ्रमित करके उन्होंने जो है सत्ता में आए और आज उन्हीं उपायों को अपना रहे। मैं इन सब चीज को छोड़ी, मैं तो एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो है लाल फीताशाही देश में खत्म हो चुकी है और आप आइए हमारे देश में निवेश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं लाल फीताशाही की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक है उनके लिए आप लाल फीताशाही खत्म कर देंगे और देश के जो निवेशक है जो यहाँ पर उन्होंने अपना पूरी जिंदगी खपा दी इस देश के में को ताकत देने के लिए, आर्थिक ताकत देने, उनको आप जो लाल फीताशाही के ऊपर धकेल रखा है। इसका मतलब आप दोयम दर्जे का व्यवहार अपने नागरिकों के साथ कर रहे हैं। बाहर वालों के लिए आप कह रहे हैं कि रास्ता साफ है, लाल कालीन बिछा हुआ है। लाल फीताशाही निवेशक जो है हमारे घरेलू निवेशक के साथ अब इतना जो बर्ताव हो रहा है, उनको रोजगार उनसे छीने जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट खत्म किया जा रहा है। तो ये क्या स्थिति है? आर्थिक सुधार के जब आप लाल फीताशाही आप लागू कर रहे हैं तो अपने हाथ खींच रहे हैं बिजनेस से हाथ खींच रहा है आदमी। आज जो आम निवेशक है वो बिजनेस से दूर जाना चाह रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट। आप जवाब दे देना। एक सेकंड, मैं अजय जी से जानना अजय जी एक बात कही है, कारोबारी सुगमता से जीवन की सुगमता की ओर भारत बात सही है। सुगमता का मतलब यह समझता है व्यापारी कि मेरा व्यापार ठीक से चलना चाहिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो मैं तैयार कर रहा हूं उसके लिए मार्केट मुझे मिलना चाहिए और 2 पैसे मेरी जेब में मिलना चाहिए ताकि मैं भी मेरे बच्चों के बारे में सोच सकूं। इसी बीच एक लाल फीताशाही जिसका जिक्र बहुत वर्षों से सुन रहे हैं हम, ये कहते हैं कि सरकारी जो एक राइडर्स जो लगते हैं, हर्डल्स जो हैं, उनकी पोजीशन में कम शब्दों में आप मुझे एक बार जरा बता दीजिए, क्योंकि शिवचरण जी जो जवाब भी दे रहे हैं तो ये, क्योंकि मोदी साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है कि हमने वो खत्म कर दिया है। देखिए, कारोबारी सुगमता के लिए एक ही चीज हमेशा पिछले कुछ समय से हम देखे जा रहे हैं, एक ही चीज कही जा रही है कि कुछ बड़े परिवर्तन के लिए छोटी दुख तकलीफ सह लो। कुछ लगातार समय से हम ये सह ही जा रहे हैं, पर हमारे को आगे ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिख रहा कि हमारे को सुगमता से होगा, कि आगे का रास्ता हमारे लिए बंपर वाला नहीं होगा। ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे साथ में। साथ में रोजगार की बात में, जब तक अपना रोजगार यहाँ नहीं बढ़ेगा, जब तक अपने व्यापार यहाँ नहीं बढ़ेंगे, सुगम का कोई कारण नहीं है। ऐसा कोई भी कारण अभी तक नहीं दिखा। हम लोगों ने जीएसटी अपनाया, हम लोगों ने नोटबंदी अपनाई, हमने देश के जितने भी देश के लिए तरक्की हो सकती थी वो सारे कारण हमने अपने अपनाए। पर आज की तारीख स्थिति कि हम लोग अपने हाथ पैर धर के बैठे, हमारे काम धंधे ठप होते जा रहे हैं। हमारे को कोई भी ऐसा चीज नहीं लगी, ना सरकार की तरफ से। हम देखेंगे किसकी तरफ। आज हम सरकार ने तो नई पॉलिसीज बना दी, पॉलिसी बना के एक दिन में हमने क्या दिक्कत दी कि ये आपको करना है, सारी चीजें करना है। पर हमारे पास ऐसा कोई नहीं हो रहा कि हम अपने देश के अंदर कुछ बढ़ा सके। देश में खपत नहीं बढ़ रही। आज हमारे पास जो छोटे छोटे व्यापार है वो खत्म होते जा रहे हैं। या तो बड़े बड़े सारे सर्कल के अंदर एफडीआई के बड़े स्टोर्स आएंगे, खाली हम उनमें जाकर नौकरी करें या वहां पर जाके काम करें। ये अगर आप सरकार के अंदर ये कि बड़े परिवर्तन इस तरीके से हैं तो ये परिवर्तन हमारे लिए तो कहीं ना कहीं घातक ही है। कि अगर हम
हम जाएं आज हमारे काम धंधे बंद कर दें और उन बड़ी कंपनियों की नौकरी कर लें जाके, उनके अंदर अपन उनको सामान दें, तो दैट इज नॉट गुड फॉर इंडियन। चरण जी देखिए, यहाँ एक आपके सामने एक बड़ी चुनौती और होगी, क्योंकि चुनौती सरकार के सामने होती है। जब आपको रूलिंग करने के लिए पावर आप ही को दी गई है तो आप ही के सामने है। यहाँ आपने सुना अजय अग्रवाल जी को, एक एफडीआई को लेकर के आपकी नजर में भ्रांति हो सकती है, लेकिन इनकी चिंता है कि हमारे सामने ऐसी पोजीशन होगी तो हम क्या करेंगे, चाहे छोटी दुकान हो किसी के पान के बनाने वाले की, लेकिन वो अपना एक उस पर हुकूमत चलाता है कि मुझे कत्था पहले लगाना है कि चूना पहले लगाना है, कि इसमें इलायची डालनी है, कि इसमें सुपारी डालनी है, कि चूना किसके कैसे लगाना है, वो सारी चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक चलती हैं। लेकिन अगर उसको ये महसूस होने लगता है कि यहां पे कोई बड़ी कंपनी आएगी, वो जैसे मैकडोनल्ड्स की तरह वो पान का जर्दा भी वही लगाएगी, कत्था भी वही लगाएगी, तो फिर उन लोगों के लिए चिंता है। तो इनको भरोसा तो दिलाइए आप। निश्चित रूप से जब बात करते हैं भारत के नागरिकों की, रोजगार की, उपभोक्ता की, तो आपको उपभोक्ता में क्वालिटी में तो आपको सही आना ही पड़ेगा। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो आपको गुणवत्ता में तो विदेशी कंपनी जो दे रही है वो हमारे व्यापारियों को भी देना पड़ेगा। हमारी चीज गुणवत्ता में अगर उनके इक्वल होगी तो भारतीय आदमी बाहर की चीज क्यों लेगा, हमारी चीज ही लेगा। और हमें भी जो है कहीं भी उन लोगों के साथ धंधा करेंगे तो कुछ उन लोगों से सीखने का हमें मौका मिलेगा, कुछ हम देंगे। बिल्कुल सही कहा। एक कंज्यूमर की यही सोच होती है कि मुझे अच्छा माल मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वही लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी अक्सर कहा करते हैं वो एक बात कहते हैं कि जो फॉरेनर्स के लिए आप पलक पावड़े बिछा के रखते हैं, इसको दौड़ाते हैं, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हमारे लिए बाबू से लेकर के और सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस तक इस तरह से होते हैं, उस फाइल पर ऐसे नजरे घुमाते हैं जैसे कि वो चोरी की फाइल को हम सच्चाई में कराना चाह रहे हैं। ये व्यापारियों की सोच है, ये कहना है। ये मेरा सवाल आपसे। व्यापारियों की शंकाएं जायज है कि उनके सर ये भी जायज उनके साथ तो हो रहा है होगा, फिर वो तो लाल कितने शिकायत लगातार होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से वर्तमान वातावरण बना हुआ है, चाहे वो आप आधार का इश्यू ले लो, आधार के नाम पर आज पूरे देश में बहस चल रही है, और जो है लोगों में सुरक्षा की भावना है, व्यापारियों में की भावना है। विकास कर सकते हैं, विकास कहाँ हो रहा है? आपने तो विकास की विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आपने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, देश जो है विनाश की तरफ जा रहा है। व्यापारी में बड़ी है, युवाओं में बड़ी है। आखिरी सवाल मेरा एक बलजीत सिंह जी से। बलजीत सिंह जी 30 सेकंड में माफी चाहूंगा, जवाब चाहूंगा आपसे। मैं ये कह सकता हूं कि एफडीआई को हम लेकर के आ रहे हैं। आज निवेश का मतलब एफडीआई समझा जाता है, और एफडीआई का मतलब फॉरेनर हमारे यहाँ पे आकर के बिजनेस करेगा, और उसके लिए पूरा एक उसे हम राजकीय अतिथि की तरह उसे दर्जा देते हैं, हम उसके लिए पूरे सिस्टम को लगा देते हैं, हम सारी चीजें करते हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि समय का सर्कल बदला है। पहले व्यापार करने के लिए हमें जाना होता था, आज हम बुला रहे हैं। तो ये एक जो डगमगा हुआ सिस्टम है। अभी आपने सुना हमारे व्यापारी जो अजय जी हैं, उन्होंने जो बात कही कि हमारे लिए तो आप वो प्लेटफॉर्म दीजिए, हम दूसरों के लिए वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इनके लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये एक सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? भरोसा तो आपको इनको भी दिलाना होगा। देखो, जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसीजंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, चाहे वो जीएसटी तो होना था, चलो एक तरीके से जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने विरोध किया, वो जीएसटी आना था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो था वो भी एक शॉक था, जो ऑलरेडी जब आप अपनी इकोनॉमी को देखते हो इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, तो आपकी इकोनॉमी उसमें चल रही है, स्टेबल है, तो उसको इस तरह के शॉक नहीं देने चाहिए थे जिस तरह के शॉक हमने दे दिए। चलिए बलजीत सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, खास खबर में हमने बात की, उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी जी ने दावोस में जो अपने इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम में जो अपना स्पीच रखा, और उसमें जो चर्चा है कि उनको लेकर के हमने चर्चा की, कुछ शंकाएं जो है हिंदुस्तान के अपने मुल्क के जो व्यापारियों की, मुझे लगता है कि आप फॉरेनर्स का विश्वास जीतिए, उन्हें भरोसा दिलाइए, लेकिन जरूरी यह भी है कि हमारे यहाँ के व्यापारियों को भी आप वो भरोसा जरूर उसका मेंटेन रखिए कि हम जो कुछ कदम उठा रहे हैं उससे आपके व्यापार को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके रोजी रोटी पे किसी तरह का संकट नहीं होगा। मुझे लगता है कि वही एक आपका सफल प्रयोग हो सकता है। अगर इस तरह का बैलेंस अगर गड़बड़ाएगा तो मुझे लगता है कि हम एक नए काम के लिए पुराने वालों को मुसीबत में डाल के जो कदम उठा रहे हैं वो भी उचित नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।